कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन जो आज की हालत है वो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी। हम सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी के केवल व्यापारी लोगों के लिए काम करती है, लेकिन हमने देख लिया कि 10 साल के राज के अंदर जो उन्होंने झूठे वादे किए, लुभावने नारे दिए, हम लोगों को एक तरह से गुमराह किया और उसके झूठ के सहारे उन्होंने सत्ता को हासिल किया। हर वर्ग पीड़ित है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो अछूता हो, चाहे किसान हो, जवान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो और चाहे मजदूर हो। आज सबसे बुरी हालत है बेरोजगारी की वजह से। जिस बहन ने देश के लिए राष्ट्रपति पदक लिया, राष्ट्र पुरस्कार लिया, उस समय तो देश के बड़े बड़े नेता फोटो खिंचाते थे, ये देखिए हमारा गौरव, ये देखिए हमारे नौजवान बच्चे। लेकिन जब उसके साथ जाती हुई तो उसको सड़कों के ऊपर से घसीटा गया। फिर दोबारा एक अवसर आया, फिर वही बातें दोहराई गई। तो कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो अभियान? मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, इसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अब की बार भारी मतों से आप जिताएं, ताकत आपकी रहेगी और उस ताकत से ज्यादा काम कराने की हिम्मत मेरी रहेगी, क्योंकि आप लोग बात करेंगे। एक नई तस्वीर इस महेंद्रगढ़ को देने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है। हालांकि हमारी नकल भाजपा ने भी की है, लेकिन उनकी नकल का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उनका गारंटी से भी कोई अर्थ नहीं, उनकी कथनी करने से भी कोई अर्थ नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये जो हमारे सबसे सम्मानित बुजुर्ग है, जो 60 साल से बड़े हो जाता है, तो ये स्कीम 3100 रुपये देने की भाजपा ने 2019 में घोषणा की, लेकिन आज तक नहीं दे पाई, सिर्फ 3000 रुपये दिए। हम ये कहते हैं नहीं 3100 नहीं 5100, सीधा 6000 रुपये देंगे एक बुजुर्ग को। तो कांग्रेस ने फैसला किया है कि 25 लाख तक का इलाज चाहे किसी हॉस्पिटल में कराए, प्राइवेट में कराए, दिल्ली में कराए, बॉम्बे में कराए, उसका पैसा कांग्रेस की सरकार आते ही सरकार देगी। हमारे बीच आज इस चुनावी सभा में पधारे माननीय भाई विजेंद्र सिंह जी, सांसद झुंझुनू, हमारे बड़े भाई जो राजस्थान के अंदर अनेकों पदों को सुशोभित कर चुके हैं, चाहे जिला परिषद के चेयरमैन रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों, और इन्होंने अपनी स्वर्गीय चौधरी शीशराम मोला जी की दी हुई विरासत को न केवल बरकरार रखा है, बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। आज लोग इनसे बहुत खुश हैं। वो यहाँ पर पधारे हैं, तो माननीय हमारे बड़े भाई विजेंद्र ओला जी, साथ में हमारे साथी भाई करमवीर जी, भाई देशवाल जी, और सम्मानित मंच ब्लॉक समिति के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, सभी पंच सरपंच नंबरदार साहिबान, मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी आदरणीय माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं अपने गांव बास की 36 बिरादरी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को जब भी आपने कोई निवेदन किया, जलसा हो, जुलूस हो, रैली हो, चुनाव, मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। हर विषम परिस्थिति में, हर कठिन परिस्थिति में, हर हालात के अंदर आप लोगों ने मुझे आदर्श के तौर पे, जो मैं समझता हूँ सम्मान के तौर पे, हमेशा प्यार दे के, आशीर्वाद दे के सम्मान दिया। मैं उसके लिए शब्द नहीं, मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। आज फिर हम एक निवेदन लेके आए हैं, वो है आने वाली 5 तारीख को होने वाला चुनाव। और ये वो चुनाव है जिस चुनाव के अंदर न केवल हरियाणा बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति पर बदलाव का एक माहौल देखने के लिए मिलेगा आपको, क्योंकि हरियाणा क्षेत्रफल में छोटा जरूर है, लेकिन दिल्ली के 3 तरफ से हरियाणा घेरता है, और राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो भी सरकारें यहाँ रहती है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव केंद्र सरकार के ऊपर आता है।
आज 4 प्रदेशों का चुनाव होना था, जिनमें 2 प्रदेशों का चुनाव किया गया। उसका मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह से भी हरियाणा को विजयी किया जाए ताकि बाकी 2 स्टेटों के अंदर एक बड़ा प्रभाव जाए। लेकिन मुझे खुशी है बताते हुए कि आज हरियाणा के अंदर एक तरफा आंधी किसी की है तो कांग्रेस पार्टी की है, जिसकी सरकार बनने जा रही है। और इसके जब परिणाम आएंगे तो निश्चित तौर पे उन परिणामों का प्रभाव झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के ऊपर भी 100% पड़ेगा। दोस्तों, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रजातंत्र में विश्वास होता है, उसको इसको मानना पड़ता भी है, मानना चाहिए भी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये सहज प्लेट में रखा हुआ प्रसाद नहीं था जो मैं मताधिकार मिला। उन्होंने कितने ही जाने इस देश के लिए कुर्बान की और फिर अपने प्राणों की आहुति दे के इस देश का इतिहास में प्रजातंत्र लेकर आए और फिर मतदान का अधिकार मिला। आज उस मत का हम प्रयोग बड़ी सोच और समझ से करेंगे तो हमारे उन शहीदों के दी हुई शहादत को हम सम्मान दे पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि बांस का एक एक भाई राजनीति को समझता है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले एक बार नहीं अनेकों बार इसके ऊपर विचार करेगा। क्योंकि आपने देखा है कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन जो आज की हालत है वो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी। हम सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी केवल व्यापारी लोगों के लिए काम करती है, लेकिन हमने देख लिया कि 10 साल के राज के अंदर जो उन्होंने झूठे वादे किए, लुभावने नारे दिए, हम लोगों को एक तरह से गुमराह किया और उसके झूठ के सहारे उन्होंने सत्ता को हासिल किया। आपकी सजाई वो सारी बातें जिस आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ आपने आशा के रखी थी, उनको सबको धूमिल कर दिया और आपकी आशाओं को निराशाओं में बदल दिया। हर वर्ग पीड़ित है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो अछूता हो, चाहे किसान हो, जवान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो और चाहे मजदूर हो। आज सबसे बुरी हालत है बेरोजगारी की वजह से। कितने ही नौजवान, दुनिया का सबसे बड़ा देश संख्या के अंदर आज चाइना से भी ऊपर हिंदुस्तान, और सबसे ज़्यादा युवा किसी देश में है तो हिंदुस्तान में, लेकिन दुर्भाग्य से सबसे ज़्यादा बेरोजगार कहीं हैं तो हरियाणा के अंदर। आखिर इन परिस्थितियों का हम सामना किस तरह से कर पाएंगे? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हम कृषि प्रधान प्रदेश के हिस्सा हैं। दक्षिणी हरियाणा या तो कृषि पर या फौज की और पैरामिलिट्री की नौकरी पर निर्भर करता है। एक भाई जमींदारा करता था तो दूसरे भाई फौज में जाके अपनी नौकरी करता था और एक सुखद में माहौल के अंदर हम काम करते थे। लेकिन आज दोनों तरफ से हमारे ऊपर मार है। किसान वो जो कम धरती में धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करना जानता है, अपने परिश्रम से सींच करके पसीने से एक भूखे का पेट भरना जानता है, लेकिन जब बहाया हुआ पसीना और किया हुआ परिश्रम अनाज के रूप में मंडी में जाता है तो उसको उचित भाव नहीं मिल पाता। तब वो अपनी बदहाली पर आंसू बहाता है कि काश हमारे साथ न्याय किया हुआ होता। यही आपने देखा होगा कि जहाँ 700 किसानों ने अपनी जान दी तब 3 काले कानून वापस आए, लेकिन सरकार ने एक शब्द उन 700 किसानों के लिए सहानुभूति का नहीं किया। वो भी किसी के घर के लाल थे, वो भी किसी के घर की रोशनी थे, वो भी किसान थे जो गरीब का पेट भरते हैं। और कहता है किसान जिसका दिल इतना बड़ा होता है, जब वो हल जोतता है तो उसमें एक ही बात कहता है, इसमें गरीब का भी, अमीर का भी, पशु का भी, पक्षी का भी, सबका हिस्सा है। उसको आपने बिना वजह अपनी जान से हाथ धोने के लिए मजबूर कर दिया। 4 किसानों को एक्सीडेंट से मार करके फिर उस मंत्री के बेटे को आपने बचाने का प्रयास किया। तो ये क्या समझेंगे हम किसान हितैषी? ये क्या समझेंगे अच्छे दिन? ये क्या समझेंगे किसान की आमदनी को डबल करने का माहौल? अगर डबल करना था तो उनको वो सुविधाएं देनी चाहिए थी जिससे किसान के चेहरे के ऊपर खुशी और वायुसेना होकर के उसका चेहरा खुशी में देखता। आज किसान की व्यापार की बात तो छोड़ दो, यूरिया के ऊपर भी पहले तो थानों के अंदर उसको लाइन में लगा करके बांटने के माहौल बना दिया। ऊपर से 50 किलो का कट्टा होता था, भाव बढ़ा दिए, वजन घटा दिया। क्या यही उसकी आमदनी का डबल जरिया है? इससे आप समझ लें
कि इनकी कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है। बात जवान की करते हैं। हमारे यहाँ से जब हम विधानसभा के अंदर भी जो शोक सभा के प्रस्ताव पढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है इस बात की कि इस पूरे प्रदेश के अंदर जब शहादत के 12 या 16 बंदे होते हैं तो उनमें से 5 से 6 आदमी मिनिमम दक्षिण हरियाणा के होते हैं। क्योंकि जहाँ तक फौज की बात आती है, सबसे बड़ा केंद्र कोई है तो दक्षिणी हरियाणा, जिसमें हरियाणा में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांवा, रोहतक, झज्जर और साथ में लगता हुआ आपका झुंझुनू और यूपी का लगता हुआ मेरठ। यही एक जगह है जहाँ किसानों का गढ़, जवानों का गढ़ माना जाता है और हर 10वां जवान आज की फौज में भी है तो इसी क्षेत्र का है। उसको मिला क्या? उसको मिला कच्ची फौज। एक समय था जब फौज के अंदर हमारे बच्चे, अभी चौसा बता रहे थे कि 200-200 बच्चे रोड पर घूमते थे। जब उनसे पूछता था क्या कर रहे हैं कि मैं फिजिकल फिटनेस कर रहा हूँ, मैं पसीना इसलिए बहा रहा हूँ, मैं फौज भी भर्ती हूँगा और फौज में भर्ती होकर के अगर मैं काम भी आ गया देश के तो मैं अपने आप में शहीद कहलाऊँगा। अब उस फौज का हम क्या करें? अगर शहीद होगा 4 साल में तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, रिटायर हो गया तो पेंशन नहीं मिलेगी, रिटायर हो गया तो उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और रिटायर हो गया तो उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। वरना तो फौज से आने वाला व्यक्ति यहाँ पर रीएम्प्लॉयमेंट ले लेता था। उन बच्चों का भविष्य क्या है जो 18 साल में भर्ती हुआ और 22 साल में रिजेक्ट होकर वापस आ गया? क्योंकि 100 में से तुमने 75 को रिजेक्ट करना है, सिर्फ 25 को रखना है। ये किस तरह की नीति है? इसलिए हम कहते हैं इस सरकार ने किसान को भी मायूस किया है, जवान को भी मायूस किया है और पहलवान की हालत तो आपने देखी होगी। जिस बहन ने देश के लिए राष्ट्रपति पदक लिया, राष्ट्र पुरस्कार लिया, उस समय तो देश के बड़े बड़े नेता फोटो खिंचाते थे, ये देखिए हमारा गौरव, ये देखिए हमारे नौजवान बच्चे। लेकिन जब उसके साथ जाती हुई तो उसको सड़कों के ऊपर से घसीटा गया। फिर दोबारा एक अवसर आया, फिर वही बातें दोहराई गई। तो कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो अभियान? मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, इसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ तक मजदूर की बात आती है, वो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता। सुबह जाता है, सारे दिन लाइन में खड़ा होकर इंतज़ार करता है कि कोई रहनुमा आएगा और मुझे नौकरी पर ले जाएगा, और जब पता लगता है कि काम है नहीं और वो मायूस घर पे आ जाता है तो छत और आसमान की देख करके सिर्फ एक विचार करता है, काश वो दिन आ जाए जब हमें रोज़गार मिले। और फिर याद करता है उसको कि अच्छे दिनों की बात तो नहीं है, कम से कम लौटा दो मुझे वो बीते हुए दिन जो कांग्रेस के टाइम पे होते थे। लेकिन घमंड कितना? घमंड 7वें आसमान पे कि हम तो 50 साल राज करेंगे। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, मत कर इतना गुमान और घमंड भाजपा के हुक्मरां। हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, जब सूरज चढ़ा है तो ढलेगा भी। आज तुम्हारा सूरज ढलने की तरफ है। केंद्र में भी कम सीटें आई हैं, प्रदेश में आपकी सरकार जाने लग रही है। आने वाले समय के अंदर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारे भाई समझदार हैं, आपने हमेशा मुझे हौसला और हिम्मत दिया है। आज फिर एक ऐसा इम्तिहान है जिस पर आपकी समझ और बूझ को आगे बढ़ाने का मौका है। और भाई अब तो हमारे बड़े भाई भी आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि मेरी पहचान और मेरा मान और सम्मान तब होगा जब आप पिछली जीत से डबल करके देंगे, ताकि आप हिम्मत से कह सकते हैं कि मेरे भाइयों ने मेरे लिए काम किया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बास गांव लुहारू हल्के का एक हिस्सा होता था और लुहारू हल्का भिवानी पार्लियामेंट का एक हिस्सा होता था। 36 साल तक आप लोगों ने 3 प्रधान मुख्यमंत्रियों के उसके अंदर सानिध्य में रह कर के राजनीति की है। तीनों के घर से 3 MP थे, उनके नीचे राजनीति की है। लेकिन अफसोस इस बात का था कि यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं था। कल कोई हमारी बहन पढ़ने के लिए चली जाए, कहाँ भेजेंगे हम उसे? आज हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है, आज हमने यहाँ पर कॉलेज दिया है। यहाँ पर बस स्टैंड के लिए मेरे से कहा गया कि आप 29 हुड्डा साहब के लाइन में 29 पत्थर रखवा रहे, राव साहब एक पत्थर हमारा भी रखवा दो। 2009 की बात बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा देखिए, आपने 3 पत्थर 3 मुख्यमंत्रियों के लगाए, 3 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के लगाए, बस स्टैंड नहीं बना, मैं पत्थर नहीं लगवाऊंगा। भगवान ने चाहा तेरा उद्घाटन कराऊंगा, आपके बस स्टैंड का आपके सामने उद्घाटन किया। हमारे बच्चे प्रतिभा में कम नहीं है किसी से, अगर उनका अवसर मिले तो आज वो IIT, IIM, IAS, IPS, IRS सब एग्जाम क्रॉस करके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अवसर नहीं मिले
तो वो कुछ नहीं कर पाते। मैं समझता हूँ हर कोई आदमी IAS पर नहीं बढ़ सकता, तो उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए ज़रूरी है कि उनके हाथ का हुनर हो। और वो हुनर कब आता है? जब ITI जैसी कोई संस्था आपके पास हो और टेक्निकल नॉलेज आपको दे, कम से कम सरकारी नहीं तो प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर आपको जगह मिल पाए। हमने एक ITI यहाँ पर बनवाया। आपने एक ब्लॉक मांगा कि हमारे बच्चे सुबह जाते शाम तक चक्कर काट के वापस आ जाते, ब्लॉक से एक पेपर टेस्ट नहीं हो पाता। आपके ब्लॉक भी दिया, बिना मांगे आपको तहसील भी दी, और ये रोड जो भीड़ा सा था इसको चौड़ा भी कराया। और ये तो शुरुआत है। जो मैंने शुरुआत की थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके कुमारों की ढाणी तक 4 लेन का रास्ता, लेकिन अपना टाइम आया, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ, सिर्फ 1 किले के अंदर आपकी ज़मीन कम थी, वरना तो उसी टाइम 4 लेन बन जाता। तब आप देखते कि आपकी एक बहन घर में काम करती है, फिर नहा धो के पढ़ने के लिए बस में चली जाती, यूनिवर्सिटी स्पेशल बस आपके घर तक आती, और तब आप देखते कितने सुरक्षित बच्चे हमारे हैं जो शिक्षित होकर के अपने घर पे लौट रहे। इस तरह की व्यवस्थाएं चलाने के लिए हमने प्रयास किया। मैं एक विश्वास दिलाता हूँ, अब की बार भारी मतों से आप जिताएं, ताकत आपकी रहेगी और उस ताकत से ज़्यादा काम कराने की हिम्मत मेरी रहेगी, क्योंकि आप लोग बात करेंगे। एक नई तस्वीर इस महेंद्रगढ़ को देने का प्रयास करेंगे। हम भाजपा की तरह से नहीं कि झूठ बोले और झूठ के ऊपर राजनीति करें, सच्चाई के साथ काम करने का प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस प्यार, प्रेम और आशीर्वाद को बरकरार रखेंगे और भारी मतों से आप यहाँ से जिता कर भेजेंगे। अब मैं कुछ घोषणाएं हमारी उनके बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि सर, कांग्रेस पार्टी ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है। हालांकि हमारी नकल भाजपा ने भी की है, लेकिन उनकी नकल का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उनका गारंटी से भी कोई अर्थ नहीं, उनकी कथनी करनी से भी कोई अर्थ नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मनमोहन सिंह जी ने पहले कहा 72,000 किसानों को कर्जा माफ़ तो हुआ, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा 1600 करोड़ रुपए बिजली का माफ़ तो हुआ। हम एक बात कहना चाहते हैं कि भाई ये जो हमारे सबसे सम्मानित बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से बड़े हो जाता है, उनके बच्चे कई बार उनको सही तरीके से सम्मान नहीं दे पाते, वो आर्थिक तंगी की वजह से काफ़ी परेशानी से जूझता है। तो ये स्कीम 3100 रुपये देने की भाजपा ने 2019 में घोषणा की, लेकिन आज तक नहीं दे पाई, सिर्फ 3000 रुपये दिए। हम ये कहते हैं न 3100 न 5100, सीधा 6000 रुपये देंगे एक बुजुर्ग को, और 12,000 रुपये जब घर में आएंगे तो कम से कम सम्मान से 2 बुजुर्ग अपना जीवन बिता सकते हैं। हमारी बहन सुबह चूल्हा जलाती हैं तो सबसे पहले उनका गैस का भाव याद आता है कि आज 1100 और 1200 के बीच का भाव है। जब 400 रुपये भाव कांग्रेस में था तो यही लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे, हाय महंगाई हाय महंगाई। लेकिन अब 1100 रुपये से ऊपर का भाव है तो भाजपा का कोई साथी बोलता नहीं है। हमने तय किया है कि हम 500 रुपये में आपको सिलेंडर देंगे। इन्होंने कहा मैं महंगाई कम करेंगे, इन्हें तो की नहीं, इन्होंने तो आसमान छुआ दिया। हम ये बात कहते हैं थोड़ी राहत हम देंगे कि आपका 300 यूनिट बिजली का वो फ्री होगा, जिसके ऊपर आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और भाई चौथा, ये हमारे BPL परिवार है, उस BPL परिवार को 100 गज के प्लॉट दिए थे। हमने पहले 3,92,000 की डिलीवरी हुई, 9 लाख देने थे, बाकी सरकार बदल गई, काम नहीं हुआ। अब वो पैसे फिर देंगे हम प्लॉट, लेकिन खाली प्लॉट नहीं देंगे, उस पर 2 कमरे, 1 रसोई और 1 बाथरूम बना करके देंगे ताकि आप अपना जीवन यापन कर सकें। और हमारी बहन कोई अनफॉर्चुनेटली विधवा हो जाती है, उसको भी 6,000 पेंशन देंगे। कोई भाई अपंग है, उसको भी 6,000 देंगे। और एक बहन जो बिल्कुल असहाय है, पढ़ी लिखी है नहीं, घर में कोई साधन है नहीं, उसको रोटी के लिए भी लाले पड़ते हैं, तो भाई उसके लिए रसोई खर्च के नाम से 2,000 रुपये हर महीने दिया करेंगे। ये हमारी नीति का फैसला है। और लास्ट फैसला है कि जब आदमी कहते हैं सब सुविधाओं को छोड़ देता है, सब चीज़ों को मान लेता है, तो सुख किसे माना जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख है। कहते हैं जब शरीर साथ छोड़ता है साया भी छोड़ देता है। अब जो आदमी अरबपति हो और उसको कह दिया जाए तेरे पैर में, तेरे हाथ में, तेरे पेट में दर्द है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि सब कुछ ले ले, मेरा दर्द ठीक कर दे। अब हम ये कहना चाहते हैं जब कोई भाई बीमार हो जाए, भगवान न करे उसकी ज़रूरत हमें पड़े, लेकिन हारी बीमारी पूछते नहीं किसी से, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है आपको बहुत बड़ी बीमारी है, सीरियस, इसका इलाज करने में आपके 20-21 लाख रुपए लगेंगे और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। वो मायूस हो जाता है, क्योंकि आयुष्मान योजना नाम की है,
ये सरकार पूछ के देखें कितने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं, सिर्फ नाम के हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ चलो 5 लाख भी दे दो, जब 20 लाख और 21 लाख का खर्चा है 5 लाख से क्या होगा। तो कांग्रेस ने फैसला किया है कि 25 लाख तक का इलाज चाहे किसी हॉस्पिटल में कराए, प्राइवेट में कराए, दिल्ली में कराए, बॉम्बे में कराए, उसका पैसा कांग्रेस की सरकार आते ही सरकार देगी। ऐसी फैसिलिटी किसी दूसरे ने नहीं दी। जब ये चौधरी साहब मंत्री थे और अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम इन्होंने सबसे पहले आज़ाद की थी और ये बहुत पॉपुलर हुई थी पूरे राजस्थान के अंदर के वाकई में इंसानियत के नाते किया हुआ फैसला है। तो ये कुछ फैसले हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं। एक फैमिली आईडी की समस्या है कि फैमिली आईडी ऐसी है जिससे सब विचलित हो जाते हैं। तो भाई आपकी सरकार आएगी, इस फैमिली आईडी को सबसे पहले काट देंगे, आपको कोई परेशानी का नहीं जवाब। और अब मैं लास्ट में यही कहूँगा कि भाई आपको फैसला करना है सच और झूठ में। कांग्रेस सच्ची है, भाजपा झूठी है, क्योंकि नाम ही इसका है बीजेपी, यानी बहुत झूठी पार्टी। फैसला आपने कर लेना, मुझे पूरा भरोसा है। खत्म कर सीधा मेरे का नाम। और मैं ये समझ रहा हूँ आपकी बात को। एक मैं जैसे गांव में जाता हूँ तो मैं जैसे बात कर ली, फिर कोई कहेगा नेताजी हाँ जी, बोला जी हम वोट तो आपको देंगे, तो मैं भाई बहुत धन्यवाद। बोले लेकिन हमारा वोट गिनती में ना आओ। मैं बोला भाई क्यों, तू देगा मेरे को देगा तो तीसरा आदमी कौन है। तो भाई तीसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है, सीधा रिश्ता है मेरा और आपका, किसी को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये रिश्ता बरकरार रहे और भाई अपने गांव से फिर उसी तरह से आशा रखते हुए और ज़्यादा उत्साह के साथ और ज़्यादा बढ़त के साथ लीड लेते हुए आप लोग सम्मान और प्यार देंगे। आप सबका इतनी देर रात तक मिले, आप सबका धन्यवाद। पेंशन दिलवा भाई, रंडा तो ज़्यादा बीजेपी में से उनने मिला सर रंडा में और भी बढ़ा कि सर वहाँ कोई बात आओगी तो देखा। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।